1660 पनालगढ़ गिर चुका था। 4 महीने तक बारिश, भूख और इंतजार। घाटियों में दुश्मन के शिविर जल रहे थे, तोपें तैनात थी, रास्ते बंद थे। किले के भीतर अनाज मापा जा रहा था और हर सुबह एक ही सवाल उठता था, कितने दिन और। लेकिन उस रात किले की दीवारों के भीतर एक ऐसा निर्णय लिया गया जो सिर्फ रणनीति नहीं, वो विश्वास था। उस रात किले से 2 लोग निकले थे, पहचान लगभग एक जैसी, वेश एक जैसा, चेहरा भी मिलता जुलता, लेकिन कहानी अलग अलग। एक अंधेरे में उतरा राज दिंडी मार्ग से, दूसरा दुश्मन के सामने रहा महाराज बनकर। और सुबह होते होते पन्नालगढ़ वही था, लेकिन इतिहास बदल चुका था। नमस्कार, हम हैं टू बियॉन्ड मैप्स और आज हम शुरू कर रहे हैं एक खास ऐतिहासिक सीरीज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मार्गों की। एपिसोड 1 पनालगढ़ से मसई पठार तक। आज हम सिर्फ किला नहीं देखेंगे, हम उस रात को समझेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे जैसे हमारी गाड़ी पनालगढ़ की ओर बढ़ रही थी, सड़क के किनारे हमें बोर्ड दिखा, वीर शिवाराशित समाधि की दिशा में। हम उस समय सीधे किले की ओर बढ़ गए, लेकिन उस नाम ने मन में ठहराव पैदा कर दिया, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक किले का नहीं था, ये बलिदान की कहानी का सफर था। पनालगढ़ समुद्र तल से लगभग 845 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह मराठा साम्राज्य की रणनीतिक शक्ति का एक प्रतीक था। यहाँ से कोंकण भी दिखाई देता है और दक्षिण भी, 2 दिशाओं पर नजर एक ही किले से। हम सीधे मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और गेट के पास ही हमें वीर शिवाराशित जी की प्रतिमा दिखाई दी। हम कुछ पल वही रुक गए, माथा टेका, क्योंकि इतिहास को समझने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी होता है। फिर हमने प्रवेश लिया। कितनी है? अभी फिलहाल यहाँ पे ना गाइस, इन्होंने हमसे लाइक 15 रुपीज दोनों के भाई टिकट के लाइक चार्जेस लिए हैं, एंड इसी के साथ जो अपनी कार है उसके लाइक पार्किंग के लिए भी लाइक फीस ली है ₹20। तो टोटल 50 रुपीज इन्होंने हमसे अभी फिलहाल लिए हैं। अंदर आते ही दिशा बताने वाला बोर्ड दिखाई दिया, जिसके ऊपर धर्माकोटी, नयागिनीचा सज्जा, अंधार वाव और 3 दरवाजा में दिखा और कई ऐतिहासिक स्थल। लेकिन हमें पता था, सबसे पहले हमें समझना है ये किला क्यों इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होना बाकी थी। सबसे पहले यहाँ पे ना बाजी प्रभु देशपांडे, इनका एक मस्त सा स्टैचू है, आप देख सकते हो। किले के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले हम पहुंचे 3 दरवाजा। नाम जितना सरल, रचना उतनी जटिल। 3 स्तर की सुरक्षा, 3 प्रवेश द्वार, लेकिन ध्यान से देखिए, यह रास्ता सीधा नहीं है, यह घुमावदार है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर दुश्मन तोप लेकर आगे बढ़े तो सीधी तोपबंदी असंभव हो जाती थी। हर मोड़ पर सैनिक छिप सकते थे, ऊपर से हमला किया जा सकता था और नीचे आने वाला दुश्मन खुद को खुली स्थिति में पाता था। ये मोटी दीवारें सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, इन्हें सोच समझकर बनाया गया था ताकि किला सुरक्षित रहे। ऊपर से पूरा रास्ता साफ दिखाई देता है, हर कदम निगरानी में था। कोई भी सेना यहाँ सीधे प्रवेश नहीं कर सकती। और जब आप यहाँ से कोंकण की ओर देखते हैं तो समझ में आता है कि यह किला क्यों महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ रक्षा का केंद्र नहीं था, यह निगरानी और नियंत्रण का केंद्र था। दक्कन और कोंकण दोनों दिशाओं पर नजर। और शायद इस वजह से 1660 में जब घेराबंदी हुई तो दुश्मन के लिए यह किला तोड़ना आसान नहीं था। सन 1660 पनालगढ़ को चारों ओर से घेर लिया गया था। बीजापुर की सेना
सिद्दी जौहर के नेतृत्व में स्वराज्य को रोकने निकली थी। लगभग 4 महीने का घेरा। बारिश शुरू हो चुकी थी, मूसलाधार, लगातार। किले के भीतर हालात धीरे धीरे कठिन होने लगे। राशन सीमित था, हर दिन अनाज नाप कर बांटा जा रहा था। हर सुबह एक ही प्रश्न लेकर आती थी, कितने दिन और। बाहर दुश्मन था, अंदर भूख और इंतजार। हवा में नमी थी, दीवारों पर सीलन और हर चेहरे पर थकान। सिपाही शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी आग जल रही थी। वे जानते थे, ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक संकल्प था। अगर पन्हालगढ़ टूट जाता तो केवल एक किला नहीं गिरता, स्वराज्य को भारी आघात पहुंच सकता था। और महाराज समझ चुके थे कि अब निर्णय लेना ही होगा। रात गहराती जा रही थी, बादल गरज रहे थे और इतिहास अपनी सांसें थामकर उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। घेराबंदी के दौरान पानी जीवन था और यही है अंधारबाव। नाम ही बताता है, अंधेरा, गहराई और सुरक्षा। यह सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह एक गुप्त जल स्रोत था और ये ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां दुश्मन की सीधी नजर पहुंच ही ना सके। सोचिए, 4 महीने का घेरा, बाहर हजारों सैनिक, तोपे, बारिश, लेकिन अगर पानी खत्म हो जाता तो किला खुद ही हार मान लेता। और इसीलिए पन्हालगढ़ की असली ताकत सिर्फ दीवारें नहीं थी, उसकी व्यवस्था थी। दुश्मन बाहर था, लेकिन किले के अंदर जीवन की तैयारी थी। शायद इसी सीढ़ियों से सैनिक नीचे उतरते होंगे, मशाल लेकर घड़े भरते होंगे और ऊपर जाकर फिर पैरे पर खड़े हो जाते होंगे। और जब पानी सुरक्षित हो तो अगला सवाल होता है, अनाज कितने दिन चलेगा। यह है अंबर खाना। नाम साधारण है, लेकिन महत्व असाधारण। घेराबंदी के समय यह वह स्थान था जहां महीनों का अनाज सुरक्षित रखा जाता था। अंबर खाना 3 विशाल कोठरियों से बना है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 कोठरियां अलग अलग संरचनाएं थी, मोटी पत्थर की दीवारें, ऊंची छतें, कम रोशनी। सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इतिहासकारों के अनुसार इन कोठरियों में हजारों क्विंटल अनाज संग्रहित किया जा सकता था। कुछ स्रोत बताते हैं कि कुल भंडारण क्षमता लगभग 25,000 से 30,000 क्विंटल तक मानी जाती है। यह मात्रा हजारों सैनिकों को कई महीनों तक भोजन दे सकती थी। ध्यान से देखिए, ऊपर की छत में ये खुला भाग, यही से अनाज ऊपर से भीतर डाला जाता था। ऊपर से भराव, नीचे पूरा भंडार। ये पूरा आंतरिक क्षेत्र अनाज से भर जाता था, मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, चावल और अन्य आवश्यक अनाज। घेराबंदी के समय यही किले की जीवन रेखा थी। तीनों में से सबसे विशाल संरचनाओं में से एक। इस स्तंभ पर बने निशान भंडारण के स्तर को दर्शाते थे। कितना अनाज भरा है, कितना शेष है, इसका अनुमान यही से लगाया जाता था। और नीचे ये छोटा द्वार। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं लड़ा जाता, युद्ध गणना से भी लड़ा जाता है। यही से अनाज निकाला जाता था, ऊपर से भरा जाता, नीचे से नियंत्रित मात्रा में निकाला जाता, ताकि वितरण व्यवस्थित रहे। शायद इन्हीं कोठरियों से मुट्ठी भर अनाज बांटा जाता होगा। सोचिए, 4 महीने का घेरा, हजारों सैनिक अंदर। अगर अनाज खत्म हो जाता, लेकिन पन्हालगढ़ की तैयारी दोहरी थी। अंबर खाना सिर्फ गोदाम नहीं था, ये योजना थी, यह समय को संभालने की कला थी। शायद इन्हीं कोठरियों से मुट्ठी भर कर अनाज बांटा जाता होगा, मापा जाता होगा, संभाला जाता होगा। हर सैनिक जानता होगा, ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये जीवित रहने की उम्मीद है। पन्हालगढ़ हमें सिखाता है, युद्ध सिर्फ दीवारों से नहीं जीते जाते, युद्ध व्यवस्था से जीते जाते हैं, तैयारी से जीते जाते हैं। लेकिन तैयारी के बावजूद समय सीमित था। अंबर खाना से बाहर निकलती माहौल बदल जाता है। अभी कुछ देर पहले हम उन कोठरियों के बीच खड़े थे जहाँ कभी हजारों क्विंटल अनाज भरा रहता था, और वहाँ से बाहर आती सामने कच्चे आम, आंवला,
इमली और कई देसी चीजें दिखी। इतिहास की गंभीरता के बीच यह छोटा सा पल आपको वर्तमान में ले आता है। हमने कच्चे आम लिए और वहीं पे खाए। अंबर खाना के सामने ही झुनका भाकर बन रही थी। गरम भाचरी, पापड़ और बैंगन की भाजी। हमने झुनका भाकर और बैंगन की भाजी के साथ भाचरी खाई और आखिर में मसाला ताप। इतिहास चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहता है और शायद इसी वजह से हिम्मत भी बनी रहती है। और ये है सज्जा कोठी। दूर से देखने पर ये एक साधारण संरचना लगती है, लेकिन पन्नालगढ़ की रणनीति में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मजबूत दीवारें, सीधी रचना और ऊंचाई पर स्थित स्थान। यहाँ से दक्षिण की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। घाटियां, मार्ग और दूर तक फैला भूभाग। युद्ध के समय ऐसी ऊंचाई सिर्फ दृश्य के लिए नहीं होती, निर्णय के लिए होती है। ऊपरी तल से दृश्य और व्यापक हो जाता है। यहाँ खड़े होकर दुश्मन की हलचल पर नजर रखी जा सकती थी। पन्नालगढ़ की शक्ति सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं थी, उसकी दृष्टि में भी थी। और ये है दूतोंडी बुर्ज। नाम ही बताता है, दो दिशाओं की ओर खुला हुआ। एक ओर दक्षिण, दूसरी ओर मसाई पठार की दिशा। किले की रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग थे। यहाँ से एक साथ दो घाटियों पर नजर रखी जा सकती थी। रणनीति में हर दिशा मायने रखती है। ऊंचाई, दृष्टि और तैयारी, इन्हीं पर किला टिका रहता है। दूतोंडी बुर्ज से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर। आज मंदिर बंद था, लेकिन यह स्थान हम सभी लोगों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। यह मंदिर अपेक्षाकृत नया निर्माण है, लेकिन यह उस स्मृति से जुड़ा है जो पन्नालगढ़ को महाराज के जीवन से जोड़ती है। इतिहास के नायक समय के साथ आस्था का रूप भी ले लेते हैं। रणनीति, साहस, बलिदान और साथ ही विश्वास। किले के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कई तोपें स्थापित थी। ऊंचाई पर रखी गई तोप दुश्मन की प्रगति को रोकने का एक प्रभावी साधन थी। पीछे छोटे छिद्र से बारूद को प्रज्वलित किया जाता था और सामने से गोला प्रक्षेपित होता था। ऊंचाई और दूरी का लाभ लेकर दुश्मन को नीचे से ही रोक दिया जाता था। घेराबंदी लंबी हो चुकी थी। 4 महीने लगातार बारिश और समय सीमित। किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन परिस्थितियां बदल रही थीं। महाराज समझ चुके थे, यदि वे यहीं रुके रहे तो संकट गहराता जाएगा, लेकिन यदि वे निकल जाएं तो आशा जीवित रह सकती है। राजदिंडी मार्ग, एक संकरा गुप्त रास्ता जो किले की दीवारों के पीछे छिपा था, वही एक संभावना थी। और तभी आगे आए शिवा काशीद। चेहरा महाराज जैसा, कद काठी मिलती जुलती, निष्ठा अटूट। उन्होंने परिस्थिति को समझा और निर्णय लिया कि यदि वे महाराज का रूप धारण कर दुश्मन के सामने जाएं, तो असली महाराज सुरक्षित निकल सकेंगे। लेकिन इसका अर्थ था स्वयं का अंत स्वीकार करना। किले के भीतर उस क्षण सिर्फ एक योजना नहीं बन रही थी, बल्कि एक बलिदान तय हो रहा था। 2 पगड़ियां, 2 चेहरे, एक लक्ष्य। योजना बन चुकी थी, अब बस उचित समय की प्रतीक्षा थी। रात चुन ली गई थी, तूफानी, अंधेरी और बेचैन। बादल गरज रहे थे, मूसलाधार वर्षा पत्थरों पर गिरती हुई, और पन्हालगढ़ अब भी घिरा हुआ। राजडिंडी मार्ग, एक गुप्त संकरा रास्ता जो किले की दीवारों के पीछे छिपा था। उसी रास्ते से महाराज को निकलना था। चुपचाप, बिना शोर, कुछ विश्वसनीय मावलों के साथ महाराज आगे बढ़े। फिसलने भरे पत्थर, कीचड़, संकरी ढलान, हर कदम जोखिम भरा। पीछे दुश्मन, आगे अज्ञात रास्ता, लेकिन लौटना अब संभव नहीं था। उधर शिवा काशीद दुश्मन के सामने पहुंच चुके थे। पगड़ी वही, वेश वही, चेहरा लगभग वही। पहली नजर में दुश्मन को लगा शिवाजी पकड़े गए, लेकिन सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता। जब पहचान खुली, तब तक असली महाराज राजदिंडी मार्ग से दूर निकल चुके थे और शिवा काशीद ने स्वराज्य के लिए अपना बलिदान दे दिया।
उस तूफानी रात राजदिंडी मार्ग से केवल एक व्यक्ति नहीं निकला, आशा निकली थी। और जब पहचान खुली तब तक महाराज राजदिंडी मार्ग से आगे निकल चुके थे। पीछे छूट गया पन्हालगढ़, पीछे छूट गया वो किला जहां 4 महीने का घेरा था और एक अमर बलिदान। सामने था मसाई पठार, खुला आकाश, चारों ओर फैला सन्नाटा और बीच में एक आगे बढ़ता हुआ कदम। उस रात एक योजना सफल हुई थी। महाराज सुरक्षित निकल चुके थे, लेकिन सुरक्षित निकल जाना युद्ध का अंत नहीं होता। आगे का रास्ता अभी लंबा था, दुश्मन पीछे था और स्वराज्य की परीक्षा अभी बाकी थी। पन्हालगढ़ से मसाई पठार तक ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे इतिहास खून से लिखा जाने वाला था और उस कहानी का नाम है पावनखिंड। उस रात की अगली सुबह हम आपको लेकर चलेंगे पावनखिंड की ओर। चलो भाई, ऑल सेट। ओके राइस, अभी फाइनली अपना जो मेन एडवेंचर है वो चालू होने वाला है। हम पन्हालगढ़ से विशालगढ़ जाने वाले हैं, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जिस रूट से रहते उसी रूट से हम जाने वाले हैं भाई। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम चल के जाने वाले हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी हमें लाइक पिकअप करेगी, क्योंकि ये जो रूट है ये पूरा रियल जंगल से जाने वाला है भाई, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। आप भी बिल्कुल ट्राई मत करना। हमारे साथ एक टीम है, इसी वजह से अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो चलता है। यही है राजदिंडी मार्ग, वो गुप्त रास्ता जिससे उस रात महाराज निकले थे। आज हम इस मार्ग को पैदल उतर रहे हैं ताकि उस कठिनाई को महसूस कर सके। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश, फिसलन भरे पत्थर, पीछे दुश्मन, आगे अनजान रास्ता और बीच में निर्णय। हर कदम सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, हर कदम बच निकलने का था। आज उजाला है, लेकिन उस रात यह रास्ता सिर्फ साहस से रोशन था। ये एक माइलस्टोन है यहाँ पे, जो हमें दिखाता है कि यहाँ से पावनखिंड के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यहाँ से ही शिवाजी महाराज का सफर चालू हुआ। और ये इधर नंदी जी का लगता है मूर्ति है, जो पहले तोड़ा होगा। आनंद भैया, आज ये तो बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं भाई, ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी होने वाला है। थोड़ा सा डर लग रहा है, ये अटैक ना करते अपने पे, बट ठीक है, चलते हैं। कि भाई सीन ऐसा है भाई, यहाँ से ना एक्चुअल जंगल शुरू हो रहा है एंड अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, क्योंकि आपने देखा भाई यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स है, इतनी सारी आवाज़ें आ रही है कि क्या ही बताइए, देख सकते हो ऊपर से आवाज़ें आ रही जा रही है भाई। और अभी आगे देखो, जंगल घना होता जा रहा है, अभी से डर लगने लगा है। चलते हैं भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ठीक है। भाई साहब, रे जंगल के मतलब जस्ट एंट्री पॉइंट पे हमें लाइक एक स्ट्रक्चर मिला है जहाँ पे एक प्रॉपर सिंबल है, आप देख सकते हो एक फ्लावर लग रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आनंद भैया, ये लाइक कोई लाइक मतलब किसी बड़े स्ट्रक्चर का एक पार्ट है भाई। बट अगर ठीक से देखा जाए तो ये मंदिर का या जंगल कुछ है। होगा, हाँ। शायद मंदिर होगा, इधर कुछ होगा, पता नहीं अभी। अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है नहीं, बस यहाँ पे ना तटबंदी तो है। ऐसा लाइक हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट है या फिर इधर दरवाजा भी हो सकता है, कुछ ऐसा कमान टाइप कुछ हो सकता है, इधर उसका हो सकता है, ये पता नहीं। ये निशानी भी हो सकती है जहाँ से लाइक छत्रपति शिवाजी अभी- महाराज गए हैं। भाई साहब की ऐसे तो अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ पे। किस चीज की आवाज है पता नहीं चल रहा, दिख भी नहीं रहा कुछ। शायद से कोई पंछी है आई गेस, बट ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ के जो लाइक मंकीज है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। हो सकता है वो ना इस जगह की रक्षा कर रहे हैं एंड वो कोई सिंबल दे रहा है भाई, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।
ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। चींटियों का घोंसले टाइप कुछ लग रहा है। भाई साहब एक बार चेक करो भाई, ये क्या चीज़ है, मैंने ये पहली बार देखा है। जहाँ तक हमें लग रहा है ये कोई चींटियों का घोंसला वगैरह हो सकता है। But we don't पंछियों know का तो नहीं लग रहा वो। भाई, ये अजीब सा ही है, पहली बार देख रहा है भाई हमको। चलो ठीक है, चलते हैं और जानवर को जाना है। ये दूसरा चेक पॉइंट दिख रहा है, दूसरा चेक पॉइंट दिख रहा है। अपन अभी सही रास्ते पे है। हमें दूसरी निशानी दिखी है फिलहाल इन जंगल। हमें ये लट स्टार्टिंग पे भी दिखी थी आनंद भैया, तो उसके बाद अपन अभी आगे आ चुके हैं। बाकी चलते हैं भाई। पार्थ भाई ये देखो क्या है इधर। ऐसा कुछ पहली बार देखा है। आनंद भैया वहाँ पे ना एक्चुअली कोई ड्राव दिख रहा है भाई। शायद वहीं पे हमारी गाड़ी आ चुकी होगी, तो वहाँ तक हम जाएंगे अभी। चलो भाई चलते हैं। चलो। नीचे उतरने के बाद यहाँ से रास्ता दो दिशाओं में बढ़ता है। एक मार्ग मसाई पठार की ओर जाता है और दूसरा हमें ले जाता है उस स्थान की ओर जहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा बलिदान अमर है। चलो गाइस फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हो पूरा लाइक ट्रैक हमने कंप्लीट करा जितना हो सकता था। एंड इसी के साथ भाई नीचे आते हमें एक और बड़ी निशानी यहाँ पे दिख रही है। Let's go। बाकी फिलहाल अपनी गाड़ी तो अभी तक दिखी नहीं है, आगे चलते हो होपफुली भाई आगे हमारी गाड़ी हो। ओके गाइस हमें अपनी गाड़ी भी फाइनली दिख चुकी है, आप देख सकते हो भाई। लेट्स गो। हम पहले उस दिशा में रहे जहाँ इतिहास में एक नाम चुपचाप दर्ज किया था। ये है वीर शिवा काशिद जी की समाधि। किले के भीतर योजना बनी थी, लेकिन उस योजना की कीमत किले के बाहर चुकाई रही थी। चेहरा महाराज जैसा, वेशभूषा भी वैसी, लेकिन पहचान अलग। उन्होंने जाना था कि ये भूमि वापसी की नहीं है। अगर उस रात वे आगे नहीं आते तो शायद कहानी अलग होती। इतिहास राजा उनको याद रखता है, लेकिन उसे पूरा करने वाले ऐसे साहसी होते हैं जो खुद को पीछे छोड़ देते हैं। आज यहाँ शांति है, लेकिन 1660 की उस रात यह भूमि साहस की गवाह बनी थी। और फिर हम पहुंचे मसाई पठार। एक विशाल खुला मैदान, चारों ओर गहरी घाटियां, ऊपर खुला आसमान। राजदिंडी मार्ग की संकरी उतराई के बाद यह विस्तार सांस लेने जैसा लगता है। अभी फिलहाल अपन मसाई पठार पे आ चुके हैं, गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी है। एंड यहाँ पे आते हैं आपको लाइक 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड हमें दिख रहा है एक और निशानी भाई, जहाँ से हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इसी रोड से आगे रहे थे। तो अपन भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप मसाई पठार देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा प्लेन एरिया है। मसाई पठार लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। एक विस्तृत समतल क्षेत्र जो सह्याद्री की ऊंचाइयों पर अचानक खुल जाता है। और इसी पठार के मध्य में मसाई देवी का मंदिर है, स्थानीय आस्था का केंद्र। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। आज भी यहाँ की कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क याद दिलाती है कि 1660 की वह यात्रा कितनी कठिन रही होगी। हमने गाड़ी से यह मार्ग पार किया और नीचे से कैमरा दिखा रहा है पत्थर, झटके, असमतल जमीन। कल्पना कीजिए उस रात घोड़े, सैनिक और अंधेरा। मसाई पठार के अंतिम छोर पर एक तीखी ढलान है, बहरी खाई की ओर उतरता हुआ रास्ता। यही से आगे बढ़ रहा वो सफर पावनखिंड की दिशा में। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर पनालगढ़ दिखाई देता है, वही किला जहाँ घेराबंदी थी, जहाँ योजना बनी थी, जहाँ से राजदिंडी की वह रात शुरू हुई थी। मसाई पठार उस रात की आखिरी सांस था। बच निकलना सफल हुआ था, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था, क्योंकि आगे रास्ता आसान नहीं था। आगे था पावनखिंड। इतिहास की उस रात को महसूस करने के बाद हमने भी सोचा आज की रात को थोड़ा सरल बनाया जाए। खुले आसमान के नीचे हमने चूल्हा तैयार किया, पहले दिया जलाया और फिर चूल्हे में आलू छीले, टमाटर काटे, प्याज तैयार हुआ, चावल धोए, कढ़ाई में तेल डाला, आलू, टमाटर, हल्दी, नमक, मसाला और आखिर में चावल। फिर जब तक चावल रेडी हो रहे तब तक हमने
मसाला आलू ट्राई किए एंड अभी अपना मसाला राइस भी रेडी हो चुका है। चलो इसे टेस्ट करते हैं और थोड़ा सा कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनके लिए भी दे देते हैं। इतिहास चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिन के अंत में मनुष्य को रोटी ही चाहिए। शायद 1660 की उस रात कहीं ना कहीं किसी ने भी राहत की सांस ली होगी। युद्ध के बीच में जीवन चलता रहता है और शायद इसीलिए उम्मीद भी चलती रहती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पन्नालगढ़ से मसई पठार ये सिर्फ शुरुआत थी। आज ये था पावनखिंड, जहाँ बाजी प्रभु देशपांडे जी ने अपने अंतिम युद्ध के लिए खड़े हुए, जहाँ इतिहास साहस की परीक्षा लेने वाला था। एपिसोड 2 में हम चलेंगे पावनखिंड की ओर। अगर आप इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ जरा नहीं दिखाते, हम इतिहास को महसूस कराते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पावनखिंड अभी बाकी है और इतिहास अभी अधूरा है। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम इतिहास जीते हैं। साइनिंग ऑफ टू बियॉन्ड मैप्स।